हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 2 ओजे मेंडेस। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। तो यहाँ पर जो पोएम है वो बिगिन होती है जिसमें स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि वो एक ट्रैवलर से मिलता है, ठीक है, और वो बताता है कि ये जो ट्रैवलर हैं वो बहुत दूर की जगह से आए हैं, एक बहुत एंटीक लैंड से आए हैं, यानी एक एंशिएंट लैंड से आए हैं। Who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert? तो जो ट्रैवलर है वो स्पीकर को बताते हैं कि उन्होंने अपने एंशिएंट लैंड में क्या देखा। तो उन्होंने देखा दो बड़े बड़े लेग शेप्ड स्टोन स्ट्रक्चर्स देखे जिनमें कोई भी ऊपरी हिस्सा नहीं था, ठीक है। ट्रंकलेस का मतलब हो गया अपर बॉडी पार्ट या फिर सिर बोल सकते हैं, ठीक है, वो नहीं होता है। जो कि स्टैंड इन द डेजर्ट, यानी कि वो जो स्टोन लेग्स हैं वो अकेले एक बहुत बड़े से डेजर्ट में खड़े हुए हैं। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज लाइज whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command। फिर वो बताते हैं कि वो जो उसी जो स्ट्रक्चर है, जो दो लेग स्ट्रक्चर्स हैं जो अकेले एक बहुत बड़े से रेगिस्तान में खड़े हुए हैं, उसी के पास में कुछ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। क्या ज़मीन पर पड़ा हुआ है? उस स्ट्रक्चर के जो रिमेन्स हैं, उस स्टैचू के जो रिमेन्स हैं वो वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो पार्शियली विजिबल है बिकॉज आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सैंड के अंदर बरी हो चुका है, ठीक है। हाफ संक का मतलब हो गया जो हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर बरी हो चुका है। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि जो उनके फेस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो फीचर्स हैं स्टैचू के वो डिस्क्राइब किए गए हैं। अब वो कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं ये हम देख लेते हैं। उनका एक फ्राउनिंग फेस दिखाया गया है, ठीक है, झुर्रियों भरा फेस, गुस्से वाला फेस, जिसमें एटीट्यूड हो, एरोगेंस हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके फेस के एक्सप्रेशंस में दिखाई गई। मतलब जितना भी फेस दिख रहा है उसमें फ्राउनिंग एक्सप्रेशंस हैं। इसके अलावा रिंकल लिप्स भी हैं उनके, ठीक है। रिंकल लिप्स का मतलब हो गया लिप्स में जो लाइंस होती हैं, जो स्किन का स्ट्रक्चर होता है वो भी आराम से दिख सकता है, और उसमें स्नियर भी है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्सन था जिसका ये स्कल्पचर है, स्टैचू है, वो एक स्टर्न अथॉरिटी का था बंदा, और उसमें बहुत ज़्यादा एरोगेंस था, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और एक बहुत ज़्यादा निर्दयी किंग था, ठीक है। टेल दैट इट्स sculptor well those passions read which yet survive stamped on these lifeless things। फिर बताते हैं ये जो लाइंस हैं ये सजेस्ट करती हैं कि जो स्कल्पचर है, यानी कि जो शिल्पकार है जिसने इस स्टैचू को बनाया है, वो बहुत ही बखूबी तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका वो स्टैचू है उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली समझता है, ठीक है, और इसीलिए उसका जो पावरफुल इमोशंस हैं उसके फेस पे वो बना पाता है, ठीक है। उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उस स्टैचू के वो बना पाता है बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद ये जो इमोशंस और कैरेक्टर्स हैं उस स्टैचू के वो बहुत ज़्यादा एविडेंट हैं, ठीक है, और वो एक लाइफलेस स्टोन में बड़े ही आसानी से दिखाया जा सकता है कि इतना समय हो जाने के बाद भी वो बिल्कुल उसी तरीके से उसके फेस के एक्सप्रेशंस हैं बिना बदले हुए। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। फिर यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये स्कल्पचर जो शिल्पकार है उसके स्किल्स को दर्शा रहा है कि उसने इस मॉक का मतलब हो गया बनाना, ठीक है, क्रिएट करना। तो बता रहे हैं कि ये जो शिल्पकार है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है और वो इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करता है, यानी हार्ट का रिलेशन यहाँ पर सीधे सीधे हो गया उस पर्टिकुलर स्टैचू के इमोशन से, ठीक है। इसमें हार्ट का मेंशन मेनली यही दर्शा रहा है कि जो स्कल्पचर है, जो शिल्पकार है वो कितना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड है इस स्ट्रक्चर को बनाने में कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन जिसकी वो मूर्ति बना रहा है वो निपुण है
ठीक है, उसके हर चीज़ को समझता है और बहुत ही निपुणता से उस स्टैचू को बनाता है। एंड ऑन द पेडेस्ट्रल दीज वर्ड्स अपीयर। अब यहाँ पर पेडेस्ट्रल का नाम दिया गया है। पेडेस्ट्रल क्या होता है? पेडेस्ट्रल होता है जो भी स्टैचू है उसके नीचे मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा होता है उसको पेडेस्ट्रल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली पोयम को शिफ्ट किया गया और यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि पेडेस्ट्रल जो स्टैचू है उसके इस पेडेस्ट्रल में क्या लिखा है। तो क्या लिखा है? माई नेम इज़ ओज़िमंडस द किंग ऑफ किंग्स। यानी कि यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत लाउडली डिक्लेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब जो वॉइस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लाउडली डिस्क्राइब कर रही है इस नाम को, ठीक है। अब वो बताना चाह रही है कि जो स्टैचू है इसका नाम ओज़िमंडस है और ये क्लेम करता है कि ये राजाओं का राजा है। यानी इस किंग्स ऑफ किंग्स से सीधे सीधे मतलब हो गया कि वो बहुत ग्रेट पावर वाला बंदा है और वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन भी है। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। फिर यहाँ पर जो ओज़िमंडस है उसका इंस्क्रिप्शन जो है, जो उसके इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था, अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका एम्पायर था, जो उसकी अकम्पलिशमेंट्स थी, जो उसका पावर था, उसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेनली यही बताया जा रहा है कि वो अपने अचीवमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को, बहुत ज़्यादा स्टर्न है, ठीक है, अपने चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा गर्व फील करता है और यही यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन राउंड द डिके। अब यहाँ पर अचानक से एक सडन ट्विस्ट आ गया। नथिंग बिसाइड्स रिमेन, यानी कि जो पोयम है ये रिवील करती है कि जो ओज़िमंडस था वो था तो बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाला पर्सन, पर आज की डेट में वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। ये जो एम्पायर था ओज़िमंडस का, वो एक समय पर बहुत ज़्यादा बड़ी सिविलाइजेशन रही होगी, पर आज के ज़माने में ये सिर्फ और सिर्फ खंडर है, ठीक है। ऑफ दैट कोलोसल wreck boundless and bare, the lone and level stand stretch far अवे। आप यहाँ पर जो कोलोसल रैक है, ये जो कोलोसल रैक है इसको रेफ़र कर रहे हैं हम एक ब्रोकन स्टैचू से, ठीक है, जो कि ओज़िमंडस का है। ब्रोकन स्टैचू जो स्टैचू था वो बहुत पुराने ज़माने में बनाया गया था और समय की वजह से अब ये स्टैचू सिर्फ़ और सिर्फ खंडर में बदल चुका है। यहाँ पर बाउंडलेस भी लिखा है, तो बाउंडलेस मेनली एम्फसाइज कर रहा है कि वहाँ की जो सराउंडिंग है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, वो जो डेज़र्ट है वो कितना ज़्यादा ह्यूज है, ठीक है, और वहाँ पर अब एक भी नामो निशान नहीं है ओज़िमंडस एम्पायर का। यानी कि अभी तक जो वो वहाँ पर सिविलाइजेशन थी ओज़िमंडस एम्पायर की, ठीक है, वो पहले तो रही होगी उसके ज़माने में जब उसने अपना एम्पायर खड़ा किया, ठीक है, पर आज की डेट में वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान है दूर दूर तक और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अब यहाँ पर पोयम जो है वो कंक्लूड होती है, यानी ख़त्म होती है ये डिस्क्राइब करते हुए कि जो लैंडस्केप है ये एक एंडलेस लैंडस्केप है, यानी उसके आसपास जो डेजर्ट है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ पर पूरे में रेत ही रेत है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ और हुआ क्या, समय के साथ साथ एक ह्यूमन का जो अचीवमेंट था उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई, ठीक है। जो ओज़िमंडस था उसने जो भी अपने समय में कमाया था, जो भी उसने बनाया था, अब वो सिर्फ एक खंडर में तब्दील हो चुका है और वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। उसके जो भी अचीवमेंट थे वो आज की करंट दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो सब लोगों के लिए इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो ओज़िमंडस है वो एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन पावर और प्राइड वाला पर्सन दिखाया गया है। यहाँ पर उसकी इमेज को एक रून स्टैचू से, यानी टूटे हुए स्टैचू से दिखाया गया है जो कि एक डेजर्ट में पड़ा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि कितना ही कोई पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, कितना ही एरोगेंट रूलर क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसका जो रूल है वो फेड हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है और उसका जो ग्रैंडर होता है, जो उसका शान और शौकत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यादों में रह जाती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं।
choose the correct option. What is the form of the poem? इस poem की form क्या है? Poem की form sonnet है. Now coming to B. Its sculptor, well those passions read, means that the sculptor, तो क्या meaning है इसका? Had created the nature of the person accurately. Now coming to C part. Which adjective describes the desert where the statue lies? तो कौन सा adjective इनमें से describe करता है desert को? Boundless describe करता है, यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है. Which figure of the speech has been used in the last line of the poem? तो कौन सी figure of speech use करी गई है? Personification use करी गई है. आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे. Where had the traveler seen the remains of the statue? Find out the ancient name of Ozymandias. तो the traveler had seen the remains of the statue in the desert. The ancient name of Ozymandias is Ramses II. What was the condition of the statue? The statue was in a half sunken and shattered condition. What was the expression on the face of the statue? The expression on the face of the statue was a frown, wrinkled lip, and sneer of cold command. What does the poet say about the skill of the sculptor? The poet says that the sculptor skillfully captured the passions of the king through the statue. What was inscribed on the pedestal? On the pedestal, the inscription reads, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair." Describe the scene around the statue. The scene around the statue is a vast, boundless and bare desert with lone and level sands stretching far away. Now reference to context. I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Whose statue was it? The statue belonged to Ozymandias, the king of kings. Which antique land do you think is mentioned here? The antique land mentioned here is Egypt. What does the expression on the face of the statue tell us about the person? The expression on the face of the statue indicates arrogance, pride, and authority. Now coming to fourth question. Did the sculptor capture the real character of the person whose statue this was? What point does this make about the power of art? Yes, the sculptor captured the real character of Ozymandias through the statue. This emphasizes the lasting power of art to convey emotions and portray historical significance. And on the pedestal, these words appear, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair." What do the lines on the pedestal tell us about the king? The lines on the pedestal boast about the king's mighty works and power. How do these lines contrast with the scene around the statue? These lines contrast with the scene around the statue, which is one of decay and desolation, where nothing of the king's supposed grand works remains. How does the poet describe the landscape? The poet describes the landscape as a boundless and bare desert with lone and level sands stretching far away. What message does the poem deliver? The poem delivers a message about the transient nature of human achievements and the inevitable decay of power and empires. Now coming to answer these questions. A sonnet is a 14-line poem with a formal rhyme scheme. Discuss Ozymandias as a sonnet. Now इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे. Ozymandias is a sonnet because it consists of 14 lines
and follows a formal rhyming scheme, usually A B A B, C D C D, E F E F, G G, and so on. It explores the theme of human arrogance, the transient nature of power, and the inevitable passage of time. The poem portrays the ruins of a once mighty empire through the eyes of the traveler who encounters a shattered statue in the desert. The inscription on the pedestal indicates the statue as Ozymandias, a proud and powerful king who once ruled with authority. Now coming to second question. What is the irony in the last part of the poem? The irony in the last part of the poem lies in the contrast between Ozymandias' boastful inscription in the pedestal, inviting others to admire his work, and reality of his fallen, decayed empire in the surrounding landscape. Now coming to third question. What is the poet trying to tell us through the condition of the statue? Through the condition of the statue, the poet conveys the message of the impermanence of human accomplishments and the eventual decline of even the mightiest empires. Now explain. Wrinkled lip and sneer of cold command. So these phrases describe the facial expression of the statue, symbolizing arrogance and authority. Its sculptor well those passions read. This line means that the sculptor accurately understood and portrayed the emotions and character of Ozymandias in the statue. Now coming to last part. Look on my work, ye mighty, and despair. Look on my works, ye mighty, and despair. This phrase on the pedestal reflects Ozymandias' arrogant and prideful message, inviting others to be envious of his achievements, but it also serves as an ironic statement considering the ruins and decay that surround the statue. So students, ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिख लिए होंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.